स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस ने 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो कि देश भर के 9 राज्यों से शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें छत्तीसगढ़ पहला है। छत्तीसगढ़ के अलावा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। इन प्रत्याशियों की जो घोषणा की गई है, इसमें हम आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के उन 6 प्रत्याशियों की जो इस सूची में शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और बीजेपी अपने 11 के 11 प्रत्याशियों की घोषणा पहले कर चुकी है और कांग्रेस ने अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा पहली सूची में की है। आने वाले समय में कांग्रेस अपने बाकी 5 प्रत्याशियों की भी घोषणा जाहिर तौर पर करेगी। लेकिन आज जो 6 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनको उस सीट के लिए क्यों चुना गया, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। अभी तक जैसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए चुनाव बड़ा मुश्किल भरा है और बीजेपी की जो राम लहर पर सवार जो बीजेपी है और मोदी का जो चेहरा है, उसको देखते हुए कांग्रेस का चुनाव लड़ना एक तरीके से लोगों में जो चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो चुनाव होना है वो एक तरीके से वॉकओवर है। लेकिन जब प्रत्याशियों की घोषणा की गई तो उसके पीछे के गणित को देखेंगे आप, तो आपको महसूस होगा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ करके अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और उसके पीछे एक लंबी रणनीति भी कांग्रेस की दिखाई देती है। कुल मिलाकर के 2024 का जो चुनाव है छत्तीसगढ़ में बहुत आसान नहीं होगा। हाँ, कुछ सीटों पर आसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस जो है जबरदस्त टक्कर देने वाली है और हो सकता है कि बीजेपी को इन सीटों पर असफलता हाथ लगी। सबसे पहले बात करते हैं उस सीट की जो छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट बनने जा रही है और वो सीट है राजनांदगांव की लोकसभा सीट। ये लोकसभा सीट हॉट क्यों होने वाली है, इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद संतोष पांडे इस सीट से चुनाव मैदान में है और कांग्रेस ने भूपेश बघेल को इस सीट से क्यों उतारा, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है और पहले चर्चा ये थी कि वो लोकसभा का चुनाव रायपुर राजधानी से लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं ये भी रहीं कि ब्रजमोहन अग्रवाल एक बड़ा चेहरा है और वो एक जन नेता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने किसी नेता का टिक पाना मुश्किल होगा, लेकिन भूपेश बघेल उनको टक्कर दे सकते हैं, ऐसी चर्चा थी। लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो पता चला कि भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब सवाल ये है कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव से ही टिकट क्यों दिया गया है। इसके पीछे की जो कहानी है और जो चर्चा है वो ये है कि राजनांदगांव के जो मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे, वो बीजेपी से हैं और उनको लेकर के बड़ी एंटी इनकम्बेंसी राजनांदगांव में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई गुट जो है राजनांदगांव में बन गए हैं और इन गुटों में जबरदस्त अंतर्कलह और खींचतान है। इस अंतर्कलह और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिया है। ऐसा माना जाता है कि भूपेश बघेल अपने रणनीतिक कौशल से इस एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा की जो अंतर्कलह है उसका फायदा उठाने में कामयाब होंगे और कांग्रेस की झोली में राजनांदगांव की लोकसभा सीट आ सकती है। इसके अलावा एक दूसरी चर्चा ये भी है कि भूपेश बघेल की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो रमन सिंह से है वो लंबे समय से है और इसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने परम मित्र और बाल सखा जो उनके कहे जाते हैं गिरीश देवांगन को राजनांदगांव विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि गिरीश देवांगन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जो है वो रमन सिंह के क्षेत्र में, चूंकि राजनांदगांव रमन सिंह का क्षेत्र माना जाता है, उससे अपनी दावेदारी ठोक करके जो है कांग्रेस की झोली में कोई एक लोकसभा सीट जरूर डालने का प्रयास करेंगे। तो ये एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। अब आते हैं उस लोकसभा सीट पर जो कि लोगों को ये लग रहा था कि कब बीजेपी के हाथ में बड़ी आसानी से चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है उससे मुकाबला जो है बहुत टफ होता दिखाई दे रहा है और वो सीट है महासमुंद। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है
कि लोग दुर्ग लोकसभा से एक समय सांसद रहे और पिछली कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को आखिर महासमुंद क्यों भेजा गया। अब महासमुंद भेजने के पीछे जो रणनीति कांग्रेस की है वो आपको एक बार ये जरूर सोचने पर मजबूर करेगी कि जो जिस महासमुंद में बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा था, बीजेपी के पक्ष में जो सीट जाती दिख रही थी, वो अब इतनी आसानी से बीजेपी के पक्ष में नहीं जा सकती है। यहाँ कुछ भी होने की संभावना है। उसके पीछे कारण जो है वो ये है कि जो महासमुंद सीट है उसमें लोकसभा सीट है उसमें 3 जिले आते हैं, एक महासमुंद, गरियाबंद और तीसरा है धमतरी। इन 3 जिलों में जो जनसंख्या है वो कुर्मी और तेली, ये 2 जातियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। भारतीय जनता पार्टी ने रूप कुमारी चौधरी को इस सीट से उतारा है। वो भी ओबीसी से आती हैं लेकिन वो गुप्ता कम्युनिटीज को बिलोंग करती हैं। और कांग्रेस ने जो है यहाँ से ताम्रध्वज साहू को उतारा है। अब एक पक्ष एक फेवर में ताम्रध्वज साहू के ये भी जाता है कि छत्तीसगढ़ में मोस्टली जो जाति है उनमें तेली और कुर्मी की संख्या ज़्यादा है। और जब भी कोई राजनीतिक या एकजुटता की बात आती है तो कुर्मी साहू, कुर्मी तेली भाई भाई की बात भी होती रही है। ऐसी स्थिति में दोनों दलों ने भले ही ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ ताम्रध्वज साहू का पलड़ा भारी हो सकता है। इस सीट की एक और खास बात है कि 2014 में अजित जोगी ने भी इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक रोचकता ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के चंदूलाल साहू जो कि चुनाव लड़ रहे थे, वो बाद में जीते भी। अजित जो के बताते ऐसा है, चर्चा ऐसी है कि अजित जोगी ने चंदूलाल साहू नाम के करीब 11 प्रत्याशी खड़े कराए थे उस समय, ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिले, उनके पक्ष में वोट हो और चंदूलाल साहू जो है इस चुनाव में ना जीत पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चंदूलाल साहू को जीत मिली और अजित जोगी को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो महासमुंद सीट है उस पर ताम्रध्वज साहू को भेज करके कांग्रेस ने एक बड़ा पैंतरा खेला है, एक बड़ा कार्ड खेला है और हो सकता है कि इधर से कांग्रेस सफल हो जाए। अब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा सीट की। दुर्ग लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है। आपको जैसा कि पहले बताया कि छत्तीसगढ़ में साहू और कुर्मियों की संख्या ज़्यादा है और दुर्ग लोकसभा सीट पर भी साहू और कुर्मियों की संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद विजय बघेल को इस सीट से मौका दिया है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद विजय बघेल को इस सीट से मौका दिया है और वो कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को यहाँ से टिकट दे करके एक तरीके से कुर्मी साहू जो बहलता है उसका लाभ लेने की कोशिश की है। राजेंद्र साहू के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है और करीब 2009 में एक मेयर के चुनाव में उन्होंने स्वाभिमान मंच, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से चुनाव लड़ा था और एक तीसरा दल होते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दुर्ग मेयर के प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी और कहते तो ये भी है कि वो लगभग जीतते हार गए थे। तो इस तरीके से कांग्रेस ने कोशिश की है दुर्ग में कि साहू व्यक्ति को टिकट दे करके और ओबीसी वर्ग के लोगों में सेंधमारी की जाए। अब इसका कितना फायदा मिल सकता है ये आने वाले नतीजे ही बता पाए। कांग्रेस ने जो अपने 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें चौथे प्रत्याशी हैं शिव कुमार डहरिया, जिनको कि जांजगीर चांपा से कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया है। जांजगीर चांपा जो है एससी के लिए आरक्षित है और बीजेपी ने कमलेश जांगड़े जो कि एक महिला प्रत्याशी हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सतनामी समाज की बहुलता है और कमलेश जांगड़े भी सतनामी समाज से आती हैं और शिव डहरिया भी सतनामी समाज से आते हैं। कांग्रेस ने एक तरीके से सतनामी वोट बैंक में सेंध मारी है कि वोटों का बंटवारा हो जाए। इस रणनीति के शिव कुमार डहरिया को इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। जांजगीर चांपा जो लोकसभा सीट है उसकी एक और खास बात है कि इस लोकसभा सीट में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में से किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में 1-2 सीटें बहुजन समाज पार्टी हमेशा जीतती रही है। पिछला लोक विधानसभा चुनाव जो है इसका अपवाद है, एक भी सीट विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं आई। अब उसके पीछे भी एक कारण है कि ये जो जांजगीर चांपा जो लोकसभा क्षेत्र है वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का पहला चुनाव लड़ने वाला लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि उन्होंने पहला जो चुनाव था वो इसी जांजगीर चांपा
लोकसभा सीट से लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में काशीराम को असफलता हाथ लगी, लेकिन उनकी इस असफलता ने बहुजन समाज पार्टी के एक वोट बैंक का जरूर बनाने का काम किया, जो पिछले चुनाव के पहले के चुनाव तक इन बहुजन समाज पार्टी को कोई ना कोई सीट जरूर दिलाता रहा। कांग्रेस ने जो 5वां प्रत्याशी घोषित किया है वो है कोरबा सीट से। कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत, जो कि वर्तमान में सांसद है कांग्रेस से, उनको दोबारा टिकट दिया है, और जबकि बीजेपी ने दुर्ग से सांसद रही और भारतीय जनता पार्टी की एक समय महासचिव रही और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को वहां से मौका दिया है। एक तरीके से कोरबा में महिला वर्सेज महिला बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत पर इसलिए भी भरोसा जताया है क्योंकि ज्योत्सना महंत जो है वर्तमान में सांसद हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है। हालांकि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, यानी इनमें अमित शाह भी शामिल हैं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, ये भी कोरबा सीट पर पिछले कुछ समय से आते जाते रहे। मतलब कोरबा सीट में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है बीजेपी का जो पिछले 1 साल में ना आया हो। इसको देखते हुए बीजेपी ने सरोज पांडे को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को यहाँ दोबारा मौका दिया है। ज्योत्सना महंत यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती हैं सरोज पांडे को। अब देखते हैं चुनाव में आगे क्या होता है। 6वां जो प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है वो रायपुर सीट से है, और सबको बिल्कुल चौंकाते हुए अभी तक जो काम बीजेपी करती आई है वो काम जो है इस बार कांग्रेस ने किया है, और रायपुर लोकसभा सीट से विकास उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया है। विकास उपाध्याय पूर्व विधायक हैं और पिछला जो विधानसभा चुनाव है उसमें राजेश मूणत से उनको हारना पड़ा था, और इस बार जो है कांग्रेस ने उनको सीधे लोकसभा का टिकट दिया है। इनको लोकसभा का जो टिकट दिया गया है वो इनकी युवा ऊर्जा और सक्रियता को देख करके दिया है, लेकिन चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आभास अभी से है। तो देखते हैं चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। तो ये थे पूरे 6 के 6 लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस ने घोषित किए हैं पहली सूची में। बाकी की 5 सीटों पर भी कांग्रेस जल्दी प्रत्याशी की घोषणा करेगी। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए, और इस विश्लेषण में आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अगर नकारात्मक कमेंट भी करते हैं तो हम उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।